भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत किसान प्रश्न मंच में। मैं हूं मुकुल शर्मा। किसान प्रश्न मंच का कारवा पहुंचा है हरियाणा के फतेहाबाद जिले में और यहां पर गांव है चूहड़पुर, यहां हम पहुंच चुके हैं। और आज के कार्यक्रम की अगर बात की जाए, आज खासतौर से हम बात करेंगे धान की उन्नत खेती को लेकर, कैसे आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इस बारे में आपसे कुछ सवाल हम यहाँ पर पूछेंगे और आपके सवाल जो है वो कितने सही हैं, जो जवाब आप हमें दे रहे हैं वो उनके उत्तर कितने हमें सटीक मिलते हैं, इनको परखने के लिए आज हमारे साथ जो हमारे विशेषज्ञों का पैनल है उनसे भी आपका परिचय करा देते हैं। मेरा नाम संदीप कुमार, कृषि विकास अधिकारी रतिया, MSc एग्रोनॉमी हिसार, HIU यूनिवर्सिटी से। माई सेल्फ डॉक्टर अजय कुमार ढिल्लो, SMS प्लांट प्रोटेक्शन टोहाना, MSc एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन, HIU हिसार। मेरा नाम डॉक्टर सुखविंदर सिंह, ADO प्लांट प्रोटेक्शन रतिया। मैंने MSc प्लांट ब्रीडिंग से करी है, HIU हिसार से। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप स्वागत करें हमारे आज के जो विशेषज्ञ हैं यहाँ पर। और जैसा हमने आपसे कहा, क्योंकि फतेहाबाद की अगर बात की जाए या जिस गांव में हम हैं चूहड़पुर की अगर हम बात करते हैं, तो धान की खेती यहाँ बड़े पैमाने पर की जाती है और ये बेहद ज़रूरी कि जो किसान हैं वो समझ सकें, जान सकें कि कैसे और अच्छा उत्पादन आप ले सकते हैं। और शुरुआत से करते हैं हम, जो हमारा पहला सवाल वो यही, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर जो तमाम किसान हैं उनके हाथ मुझे ऊपर उठे हुए नजर आएंगे। धान की रोपाई हम कब तक कर सकते हैं? सवाल पहला मेरा यही, हाथ आप अपना ऊपर उठा सकते हैं। धान की रोपाई हम कब तक कर सकते हैं? हर एक के लिए एक समय होता है और देखिए धीरे धीरे जो हाथ है वो सही समय पर यहाँ उठते नजर भी आ रहे हैं। कोशिश हम करते हैं जिन्होंने हाथ उठाए हैं उनके पास हम चलते हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या जवाब उनके पास है। पहले यहाँ पर जो सज्जन है इनसे हम जान लेते हैं। मैं चाहूंगा अपना नाम आप हमें बता दें। मैं रमेश चौहान जी, गांव मगावाली से। जी, कब तक रोपाई हम कर सकते हैं? धान की जो रोपाई है जी वो हमें जून की 15 छठे महीने की जो 15 तारीख है, जून की 15 तारीख से लेके, और जो पछेती वैरायटीज हैं जैसे 1121 है, 1509 है, तो वो हम 15 से 20 जुलाई तक भी इसकी जो रोपाई है वो कर सकते हैं। आप कर चुके हैं यानी रोपाई? जी बिल्कुल। अभी कुछ जो 1509 और 1121 हैं जिनमें मूंग लगा हुआ है मेरे, वो अभी थोड़ा डिले है, 5-7 दिन में उसकी रोपाई कर देंगे। चलिए बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। तो देखिए उन्होंने बताया जो एक समय है क्या, लेकिन जो समय इन्होंने बताया है वो वैज्ञानिकों की नजर में बिल्कुल सही समय है नहीं, ये हम यहाँ जानेंगे। एक हाथ यहाँ से उठाया गया था, मैं चाहूंगा आप खड़े हो जाएं। जी, अपना नाम बता दीजिए। मैं मेरा नाम सतवीर है जी, गांव चांदपुरा। जी सतवीर जी, कब तक क्या समय माना जाता है धान की रोपाई के लिए? क्या सही समय आपके अनुसार? 15 जून से 15 जुलाई के बीच में सही माना जाता है। 15 जून से 15 जुलाई के बीच में इसी में जो हमारे किसान भाई रोपाई कर लेते हैं। हाँ जी, जो थोड़ी पछेती किस्में होती है वो 20-25 तक चलती है जी, जुलाई तक। चलिए बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। तो बताया इन्होंने भी, देखिए अपने अनुसार समय, और जो किसान हैं वो जानते हैं कि सही समय पर अगर वो रोपाई कर रहे हैं तो एक अच्छा उत्पादन जो है वो उन्हें मिल सकता है। सही समय पर जो हमारे कृषि कार्य हैं वो उनको करेंगे तो भरपूर उत्पादन मिलेगा, अच्छा मुनाफा इसके जरिए मिल सकता है। बहरहाल 2 जवाब जो हैं वो हमें यहाँ मिल चुके हैं। कुछ और भी यहाँ पर किसान हैं, अनुभवी किसान हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं, अपना नाम हमें बता दीजिए। हरबंस सिंह, गांव में खुर्द। जी, धान की रोपाई हम कब तक कर सकते हैं? यही जैसे पहले बताया गया 20 जुलाई तक, 25 तक भी हो जाती है जी। हाँ जी, 25 जुलाई। इसके लिए जो पौध है ना वो ज्यादा दिन की नहीं होने चाहिए, 35 दिन से ऊपर नहीं होने चाहिए, और 40 दिन की भी लग सकती है जी। हाँ जी, तो ये काफी अहम है कि कितने दिन की पौध हो चुकी है तब हम इसकी रोपाई कर लें। हाँ, पौध कितने दिन की पौधा ये भी जरूरी है। चलिए बिल्कुल, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, जवाब देने के लिए। बैठ सकते हैं आप। तो देखिए 3 जवाब जो हैं वो हमें यहाँ पर मिले हैं, समय का भी दिया, और एक आखिरी जवाब में जो बात निकल कर आई वो कि जो पौध है हमें उसका भी ध्यान रखना होगा कि पौध हमारी कितने दिन की हो चुकी है, उसके बाद हम रोपाई करें। इस बारे में डॉक्टर साहब आपसे हम जानना चाहेंगे। 3 जवाब जो हैं वो हमें यहाँ पर मिले हैं, लेकिन इन जवाबों में कौन सा सटीक जवाब हो सकता है? तीनों ही सही हो, लेकिन सटीक जवाब जो हमारे बाकी दर्शक हैं उनको भी उनकी जानकारी को जो बढ़ाए। देखिए जवाब तो तीनों ही इन्होंने टेक्निकली हिसाब से ठीक दिए हैं, लेकिन जो लास्ट में सरदार जी ने जवाब दिया है जी, उसमें एक विशेष जानकारी भी मिली है, तो मेरे हिसाब से उनका जवाब ज़्यादा एक्यूरेट है। बिल्कुल, आखिर में जो जवाब मिला
तालियां देखिए उनके लिए बज चुकी हैं और जैसा हमने आपसे कहा था अनुभवी किसान हैं जिन्होंने जवाब दिया और ये इसके जो जवाब है उसके बाद ये बनते हैं किसान कप के हकदार। अनुभवी किसान हमारे पहुंच रहे हैं इनके पास, इनका जो कप इन तक पहुंचाने के लिए मैं चाहूंगा जोरदार तालियां इनके लिए आप बजा दीजिए सभी। बहुत बहुत बधाई आपको। तो इन्होंने तो हमें जो जवाब दिया वो बिल्कुल यहाँ एक सटीक जवाब लगा हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनको। लेकिन इस बारे में डॉक्टर साहब आपसे हम और जानना चाहेंगे, सही समय जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कोई भी फसल हो, लेकिन जब हम बात धान की करते हैं पौध का हमें ख्याल रखना है, पानी जो है उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। किस तरीके से महत्वपूर्ण सावधानी जो है वो हमें अपनानी होंगी रोपाई के वक्त भी? देखिए, जो अगर हम टेक्निकली उसकी बात करें तो जो सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन है, हमारी एचएयू की तरफ से जो गाइडलाइन है, उसमें 15 मई से लेकर 15 जून तक हमने बैन किया हुआ है धान की पनीरी लगाने पर। तो और इसकी रुपाई को भी हमने 15 जून तक बैन की हुई है। 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक का जो एक्यूरेट टाइम है वो ही रिकमेंडेड है जी। और उसके बाद जो कुछ वेराइटीज़ हैं जो हमारी 11-21 है या 35 जो वेराइटीज़ हैं जी, वो आमतौर पर 20-25 तारीख तक जुलाई तक लोग लगा लेते हैं। लेकिन जो मेन जो ध्यान रखने वाली बात ये है, जैसे सरदार जी ने बताया था कि आपकी पनीरी जो है वो ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, वो 30 दिन से ज़्यादा की अवधि में नहीं होनी चाहिए। जितनी पनीरी आपकी बढ़ जाएगी, बड़ी उम्र की हो जाएगी, तो फिर उसको रुपाई करने में हमारे को आगे वो चलेगी नहीं, रुपाई करने में उसकी दिक्कत आएगी जी। तो ये जानकारी इन्होंने भी ठीक दी थी। और किसान भाइयों को ध्यान रखने वाली बात यही है कि जब भी आप वैरायटी का चयन करें तो उस हिसाब से चयन कर लें कि ये 30 दिन के बाद आपकी खेत में ट्रांसफ़र हो जाए रुपाई से। जी। तो जहाँ पर आपने पनीरी लगाई है उस खेत से एक्यूरेट 30 दिन की टाइमिंग आमतौर पर किसान क्या करते हैं कि उसको कहीं पर भी लिख के नहीं रखते हैं भी किस किले में हमने कब बिजाई करी थी और आगे कब इसकी ट्रांसफ़र करनी है रुपाई जी। तो वो एक हमारे पास डाटा होना चाहिए कि इस एकड़ की पनीरी हमने यहाँ लगा रखी है और ये 30 दिन बाद आप अपने जो हमने ये आपके कोठे बने हुए हैं, जो आपकी ट्यूबवेल है, उसकी दीवार पे लिख लीजिए कि इस के एकड़ में हमने नरसी तारीख को भेजी है। यानी तारीख का हमें ख्याल रखना होगा। तारीख का ख्याल रखें, वो 30 दिन के अंदर अंदर आपकी ट्रांसफर हो जानी चाहिए। चलिए बिल्कुल, ये तो बात हुई। देखिए जो रोपाई के वक्त आपको सावधानी रखनी होगी, लेकिन रोपाई के बाद जो बात आती है उससे पहले भी वो कि हमें खेत में जो पानी है वो कितना रखना चाहिए। अगला सवाल मेरा आप सभी से यही, धान की फसल में जो जलस्तर है शुरुआत में जब रोपाई करते हैं हमें कितना जलस्तर वहां पर बरकरार रखना चाहिए? या पानी की हम बात करते हैं, कहा जाता है कि जो खेत है इसमें इतना पानी हमें खड़े रखना है, कितना पानी होना चाहिए हमारे खेत में जब धान की रोपाई हम करते हैं उसके बाद भी? चलिए हाथ जो है देखिए वो धीरे धीरे यहाँ अब हमें उठते नजर आ रहे हैं और इस बार मैं रुख करूंगा सबसे पीछे का, जो पीछे से हाथ जो है वो उठता नजर आया है और बाकी अभी तक जो हमारे और यहाँ पर जो किसान है उनके हाथ नहीं उठे, लेकिन पीछे से एक हाथ उठा है। इनके पास हम चलते हैं, जानने की कोशिश करेंगे क्या जवाब इनके पास। मैं चाहूंगा आप खड़े हो जाएं, अपना नाम हमें बता दीजिए। सुखविंदर सिंह जी सुखविंदर जी, कितना पानी रखना चाहिए? पानी जलस्तर 3 इंच पानी चाहिए। 3 इंच पानी? 3 इंच पानी कम से कम या ज्यादा से ज्यादा? कम से कम। कम से कम 3 इंच 3 पानी। इंच पानी। और ज्यादा से ज्यादा कितना? ज़्यादा तो जितना मर्जी डाल दीजिए, कितना भी डाल दें हम? जल्दी। हाँ, फिर तो खराब हो जाएगा धान। जी 3 इंच पानी से बहुत सही चलेगा ये धान। चलिए 3 इंच पानी, यानी आपके मानना है कि 3 इंच पानी हमें रखना चाहिए हाँ खेत जी, में? हाँ जी। चलिए बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। तो इनका मानना था कि 3 इंच पानी जो है वो हमें खेत में रखना चाहिए कम से कम, इनका ये कहना था। एक और किसान यहाँ पर है, इन्होंने भी अपना हाथ उठाया, इनसे भी हम जान लेते हैं। मैं चाहूंगा आप खड़े हो जाएं। जी नाम बता दीजिए अपना पहले। सतनाम सिंह जी। पिंड शक्करपुरा जी। जी सतनाम जी, कितना पानी रखना चाहिए हमें खेत में? जहाँ से जब लगाते हैं जी, जी जैसे वाटर कंप्यूटर किराया लगा हुआ है वहाँ से तो 1 इंच ही होना चाहिए जरूरी। जी। जिसमें कंप्यूटर किराया नहीं लगाया हुआ उसमें 2 इंच से 5 इंच तक पानी जरूरी है जी। 2 से 5 इंच? हाँ जी। चलिए तो यहाँ पर जो किसान है इसी प्रक्रिया को अपनाते हैं, यानी इतना पानी रखते हैं? हाँ जी, हाँ जी। जो तो अपनी जमीन के हिसाब से, जैसे ऊंची है या नीमी है, किसी जहाँ पर जब तक जहाँ ऊंची ऊंचाई बीच में होती है जी, उसको जरूर ढकना जरूरी है पानी से। अगर उसको ढकेंगे नहीं तो घास उगेगा या और जो नुकसान और कुछ दिक्कत आ सकती है। दिक्कत आ सकती है। चलिए बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। तो देखिए जो इनका मानना था, जो इनके पास जानकारी थी वो इन्होंने हमें यहाँ दी। आगे की तरफ चलते हैं, आगे से भी जो हाथ है वो यहाँ खड़े किए गए थे, उनसे हम जानकारी यहाँ पर ले लेते हैं कि कुछ जानकारी जो है वो हमारे किसान भाइयों के पास धान की पैदावार की अगर बात की जाए तो काफ़ी अच्छा आंकड़ा जो है वो हमें नज़र आता है। हरियाणा का, फिर चाहे बात पंजाब की करें, ये ऐसे राज्य जहाँ पर बड़े पैमाने पर धान की खेती की जाती है। इधर से भी हाथ जो है वो उठता नजर आया था मुझे। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएं, अपना नाम हमें बता दीजिए। मनजीत सिंह कासमपुर जी। जी मनजीत जी, कितना पानी हमें रखना चाहिए शुरुआत? अगर तो उसमें
हमने किराया लगाया हुआ है, जैसे ये 0 किराया लगाते हैं जी, जी तो फिर तो उसमें 1.5 से 2.5 इंच तक पानी होना चाहिए जी। नहीं तो अगर ऊंची नीवी पैली है तो उसमें हमने ये देखना है कि नीचे वाली है ज़्यादा ना डूबे और ऊपर वाली भी नंगी ना रहे जी। जी तो उसको मतलब बराबर लेवल करना है, यानी 2 से 3 इंच तक जी। जी, अगर पानी है तो 2 से 3 इंच हमें हाँ, देना ही 2 होगा। से 3 इंच तक जी ज़्यादा देंगे तो वो गल जाएगा जी। बिल्कुल, ये भी समस्या यानी आ सकती। जी। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। फिलहाल तो देखिए, ज़्यादा पानी की मात्रा अगर हमने खेत में रखी, पानी खेत में खड़ा रहा, तो हमारी फसल जो पानी उसको फायदा पहुंचाता है वहां पर नुकसान की भी संभावना हो सकती है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर साहब, जो किसान है हमारे, सारी जानकारी इनके पास है और इस बार थोड़ी सी दुविधा शायद आपके लिए हो रही है। मुस्कुराहट मैं आपके चेहरे पर देख पा रहा हूँ। जो जवाब हमें मिले हैं, इनमें से कौन है हमारे किसान कप का हकदार? ये जवाब तो ऑलमोस्ट ठीक है, किसानों को जानकारी भी है, लेकिन जो मंजीत सिंह जी ने जो बताया है पानी जी कंप्यूटर का लगा होना चाहिए, वो इनका जवाब ज़्यादा सटीक है। यानी जो आखिर में हमें जवाब मिला वो सटीक जवाब। जोरदार तालियां मंजीत जी के लिए बजा दीजिए। मैं चाहूंगा मंजीत जी आप आ जाएं हमारे पास आगे, क्योंकि आप बन चुके हैं हमारे किसान कप के हकदार। तालियां बंद नहीं होनी चाहिए मंजीत जी के लिए। देखिए, बहुत बहुत बधाई आपको मंजीत जी, बैठ सकते हैं आप अपने स्थान पर। तो ये देखिए, हमारे जो किसान हैं इनका अनुभव ही है जो आगे काम आता है। अन्नदाता हमारे, जिनके आधार पर हम कह सकते हैं आत्मनिर्भर आज हम खाद्यान्न मामले में पूरी तरीके से हो चुके हैं। पहले स्थिति थी आयात हमें करना पड़ता था, लेकिन अब काफ़ी मजबूत स्थिति हमें निर्यात की नजर आती है। फिर चाहे खाद्यान्न में हम धान की बात करें, जो दूसरे गेहूं की भी अगर खास तौर से बात की जाती है। डॉक्टर साहब, जैसा यहाँ जो हमारे किसान थे उन्होंने तो हमें बताया, लेकिन अक्सर देखा जाता है जो पानी की समस्या है वो भी लगातार बनी रहती है। ऐसी स्थिति में कहाँ तक संभव है कि जो कम से कम पानी है हम उसका प्रयोग कर सकें, क्योंकि लगातार कोशिश ये भी की जा रही है कि जो पानी है उसकी बचत हो, साथ ही लागत भी कम हो सके? देखिए, टेक्निकली अगर हम इसकी बात करेंगे तो धान की फसल में जैसी आम लोगों की धारणा है कि इसमें पानी खड़ा रखना चाहिए, तो ये धारणा बिल्कुल गलत है। हम लोग रेगुलर सिंचाई के द्वारा भी धान का उत्पादन ले सकते हैं। ऐसी कोई इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें 5-5 इंच पानी उसमें खड़ा रखना है। जितना ज़्यादा, जैसे आप किसान भाई बता रहे थे, जितना ज़्यादा उसमें पानी हम खड़ा रखेंगे तो उसमें पौधों को, जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और वो गलना शुरू हो जाता है उसमें से। जी, जैसे इसमें का पानी हम रिमूव करते रहेंगे, आमतौर पर किसान क्या करते हैं, पानी उसमें लगातार खड़ा रखते हैं और जैसे गर्मी ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो पानी से नीचे गलना शुरू हो जाएगी। बढ़ते हैं अब आगे और अगला सवाल मेरा यहाँ पर मौजूद तमाम हमारे जो किसान भाई हैं इनसे, धान की फसल के प्रमुख खरपतवार कौन से हैं? हाथ आप अपना ऊपर उठा सकते हैं। धान की फसल के प्रमुख खरपतवार कौन से हैं? देखिए, जो एक हाथ जो है वो फिलहाल अभी उठा है और जैसे जैसे शायद इनका जवाब हमारे बाकी किसान सुनेंगे उनके भी हाथ हमें उठते शायद नजर आएंगे। यहाँ पर फिलहाल जो इन्होंने हाथ उठाया इनसे हम जवाब यहाँ पर ले लेते हैं। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएं। जी, नाम बता दीजिए। हरविंदर सिंह, गांव चुड़पुर, ब्लॉक जाखल से। जी हरविंदर जी, हमारे धान में मुख्य तौर पर 2 प्रकार के खरपतवार होते हैं, चौड़ी पत्ती वाले और जो तीखी पत्ती वाले होते हैं जी, जिनमें हो गया मोथा, हो गया सामक, हो गया ऐसा। और चौड़ी पत्ती में भी काफ़ी जिन क्षेत्रों में नहरी पानी ज़्यादा लगता है तो उसमें काफ़ी, जैसे जो अपने तालाब वगैरह में हो जाते हैं वो खरपतवार उगते हैं, वहाँ ज़्यादा आता है। हाँ, वहाँ आते हैं जी। और ज़्यादा खेतों में सामक वगैरह की और मोथा जो डीला होता है वही ज़्यादा पैदा होता है जी। और ये मुख्य 2 प्रकार के होते हैं, चौड़ी पत्ती और तीखी पत्ती। इसकी रोकथाम कैसे करते हैं आप लोग? इसकी रोकथाम के लिए मुख्य तौर पर हम ज़्यादा क्षेत्रों में तो तीखी पत्ती वाले होते हैं तो प्रटीला क्लोर या बूटा क्लोर ये दवाइयाँ डालते थे, और चौड़ी पत्ती के लिए हमें जो सोडियम साल्ट होता है 2,4-D वो डालते हैं। चलिए, बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। तो देखिए, जो प्रमुख खरपतवार हैं वो इन्होंने यहाँ पे बताया, साथ ही इसकी रोकथाम कैसे की जाए। और भी कुछ किसान यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोगों में से कोई बताना चाहेगा प्रमुख खरपतवार? हम जानना चाह रहे हैं धान की फसल के कौन से प्रमुख खरपतवार हैं। लगातार हाथ जो है देखिए पीछे से जो हमारे किसान हैं वो बता रहे हैं, क्योंकि तमाम ये वो कृषि क्रियाएं हैं जो वो अपने खेतों में करते हैं, समस्या भी बन जाती है खरपतवार की। तो जी, मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएं। जी, सुखविंदर सिंह, कौन से प्रमुख खरपतवार? अपना नॉमिनी गोल्ड है जी, जी, तो रिफेट है जी, ब्यूटा क्लोर है जी। जो फसल में, धान की फसल में कौन से लगते हैं खरपतवार? खर चौड़ी पत्ती वाले होते हैं जी, जी, मोथा होता है जी, बाकी डीला हो जाता है जी, वो सभी अपना ये ब्यूटा क्लोर होते हैं जैसे दवाई। तो जब दवाई दी जाती है, जो कृषि विशेषज्ञ हैं या डॉक्टर हैं उनसे कुछ जानकारी लेते हैं या आप किसान जो है खुद ही कोशिश करते हैं इसकी रोकथाम हो जाए? नहीं, जैसे पहले चलता रहा वैसे ही करते हैं, जैसे पहले चलता हाँ है। जी, हाँ या हम देख लेते हैं जो जैसा पड़ोसी किसान ने किया ऐसे ही हम कर लें? हाँ जी, हाँ जी, वही होता है। वही होता है।
चलिए बिल्कुल। तो देखिए, ये हम कह सकते हैं कि जो वैज्ञानिक पहलू है उसका भी ख्याल रखना चाहिए हमारे किसानों को, और किसान प्रश्न मंच जो है कोशिश यही करता है कड़ी जो हमारे किसान हैं और कृषि विशेषज्ञ, कृषि वैज्ञानिक उनके बीच की, जहाँ पर उनको सारी जानकारी मिल सके। कुछ और भी किसान यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश कर लेते हैं। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाइए यहाँ पर, अपना नाम हमें बता दीजिए आप। जी, कौन से प्रमुख खरपतवार हैं अगर हम धान की फसल की बात करें? ये दसे ही हुई है, ये डीला हो गया, सुहाग हो गया जी, जो चौड़ी पत्ती वाले ने जी। इसके अलावा कोई और खरपतवार जो किसानों को परेशानी का सबब बनता हो? रोकथाम की ये बात जहाँ तक बता रहे थे, उन्होंने कहा कि जैसा दूसरा करते हैं हम वैसी पद्धति अपना लेते हैं, उसको आप सही मानते हैं? बस डाली जाने जी कैसे सो जाई जी। लेकिन इसका नुकसान आपको लगता है कहीं ना कहीं होता है? कोई नुकसान हुआ नहीं, कोई नुकसान नहीं, लेकिन लागत बढ़ती है किसान के लिए। लागत बढ़ती है, तो ये एक नुकसान देख सकते हैं हम इसको कि लागत जो है वो बढ़ रही है हमारी। वो तो बढ़ रही है। चलिए बिल्कुल। देखिए, जो हमारे किसान हैं, अन्नदाता हैं, कोशिश उनकी ये होती है कि जो समस्या है उसको किसी तरह जड़ से ख़त्म कर सकें, उसकी रोकथाम कर सकें। लागत इस दौरान जो है उसमें थोड़ा सा इजाफा होता जाता है, लेकिन कैसे इसको कम कर सकते हैं इस बारे में हम जान लेते हैं। जी डॉक्टर साहब, 3 जवाब जो हमें मिले हैं, इनमें कौन सा जवाब आपको लगता है कि वो हमारे किसान कब का हकदार है? इन सभी ने जवाब सबने किसान भाइयों ने अच्छा दिया, बढ़िया दिया, किंतु जो स्टिक मुझे लगा वो हरविंदर सिंह लाली जी ने जो जवाब दिया है जी, कि 2 ही प्रकार के इसमें खरपतवार होते हैं, नदीन होते हैं, एक चौड़ी पत्ती वाले और एक संकरी वो है जो समाकी जी, वो है। और जो चौड़ी पत्ती वालों के लिए जो रह गया था, उसमें चौड़ी पत्ती के लिए आप आलमिक्स नाम की दवाई 8 ग्राम आती है, 8 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप डाल सकते हैं और अच्छा कंट्रोल है। दूसरा नोमनी गोल्ड का एक सुखविंदर सिंह ने बताया फार्मर्स ने, वो भी है, उसका इस्तेमाल आप 15 दिन 25 दिन की जब हो जाए तुरंत उस समय आप दे सकते हो, और 100 ml उसकी डोज है प्रति एकड़। आपने 200 लीटर पानी के अंदर आप मिला के इसके अंदर इसमें जी इस्तेमाल करो। इस सवाल पे देखिए दोबारा आपके पास में लौट कर आऊंगा। बहरहाल जिन किसानों ने हमें जवाब दिए थे उनकी नजरें किसान कब पर भी हैं। हविंदर जी, आपने बताया जो हमें यानी पहले जो जवाब मिला वो सही जवाब यानी? हाँ बिल्कुल, हाँ। चलिए जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए, क्योंकि इनका जो जवाब है ये एक सटीक जवाब हमारे विशेषज्ञों की नज़र में, और आप बन जाते हैं किसान कब के हकदार। बहुत बहुत बधाई आपको जी, बैठ सकते हैं आप। तो यहाँ आपसे हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, जैसा जो किसान है, एक धारणा ये बन चुकी है कि जितना जो लागत है वो भले ही बढ़ रही हो, लेकिन अगर जितना हमारे पड़ोस के खेत में अगर इसकी रोकथाम के लिए डाला है, हम उससे ज़्यादा डालें जिससे वो समस्या हमारे खेत में ना आए। ये कहाँ तक इस बात को हम जायज़ समझ सकते हैं? क्योंकि सरकार की कोशिश लगातार यही हो रही है कि जो लागत है उसको हम कम कर सकें जिससे मुनाफा बढ़े हमारा। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। किसानों की आम धारणा, जैसे वो कह रहे थे चले आ रहा है वैसे ही चले जा रहे हैं जी। उसका मुख्य कारण यही है, अज्ञानता ही है किसान की। हम लोग, सरकार की भी कोशिश है कि लागत को कम किया जाए। अगर आपके खेत में वो समस्या नहीं है तो कृपा करके उसका स्प्रे ना करें आप लोग जी। कई किसान भाई के हैं आपस में, जैसे आपने बताया कि पड़ोस वाले ने ये स्प्रे कर दी, पड़ोसी ने 2 स्प्रे कर दी तो मैं 3 कर देता हूँ, पड़ोसी ने 4 कर दी तो मैं 5 कर देता हूँ। ऐसी होता है क्या वाकई? पड़ोस के खेत में अगर 3 हुए तो हम 4 कर दें? पहले जरूर होता था। देखिए, थोड़ी सहमति में जो गर्दन है वो जरूर हिलती नजर आई है। आप जैसे अब वो कह रहे हैं, अभी देखिए हम सबकी जेब में मोबाइल हैं, सबके पास कॉन्टैक्ट विशेषज्ञ के आपके जो विभाग में जो कार्यरत हैं यहाँ, उनके नंबर आपके पास हैं। आप कोई भी स्प्रे करने से पहले एक फ़ोन कर लीजिए। फ़ोन करके आप अपने जो भी यहाँ पर विभाग में आपके लोग लगे हुए हैं, कार्यरत हैं, आप उनसे पूछ लीजिए कि सर इसमें हमें कौन सी दवाई करनी है नहीं करनी है जी। आमतौर पर धान में लोग क्या करते हैं, 3 दिन के बाद उसमें डालनी शुरू कर देते हैं। कलोर डाल दी, रिफिट डाल दी, रीजेंट डाल दी, मतलब वो पूरा पैकेज एक किट बनी हुई है कि आपके खेत में वो कीड़ा आया है या नहीं आया है, खरपतवार आए हैं या नहीं आए हैं, उन्होंने वो उसको वो डालनी है। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो लागत है वो बढ़ जाती है जी। अगर आप अपनी लागत को कम कर देंगे तो आपका उत्पादन का जो फायदा है, आपका प्रॉफिट है, वो दूसरी तरफ से बढ़ना शुरू हो जाएगा। चलिए बिल्कुल, ये देखिए बेहद ही महत्वपूर्ण जो लागत है वो कम हो, इनपुट कॉस्ट यानी जो हमारी जो खर्च हम लगातार अपनी फसल पर कर रहे हैं, फिर चाहे वो खरपतवार के रूप में, खरपतवार नाशी जो है उसके रूप में किया जाए, या दूसरे जो खर्चे एक हमारी फसल के रहते हैं, अगर उन पर हम काबू किसी तरह कर सकते हैं, उनकी रोकथाम अगर हम कर लें तो जाहिर तौर पर जो मुनाफा है हमारा उसमें इजाफा हो सकेगा। और जो एक लक्ष्य है सरकार का साल 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का, उस लक्ष्य की और भी हम कह सकते हैं हम धीरे धीरे हमारे जो किसान है वो आगे बढ़ सकेंगे। फिलहाल हमें भी यहाँ आगे बढ़ना होगा किसान प्रश्न मंच में। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए किसान प्रश्न मंच।
बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत किसान प्रश्न मंच में। आज हम लगातार बात कर रहे हैं धान की उन्नत खेती को लेकर। जी हाँ, किस तरीके से हमें कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल हमें रखना चाहिए। और ब्रेक पे जाने से पहले कई महत्वपूर्ण सवाल जो हैं वो हमने हमारे जो किसान हैं उनसे पूछे और जवाब भी हमें काफ़ी अच्छे मिले हैं। अब आइए बिना देरी के बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल मेरा यहाँ मौजूद तमाम किसानों से, बीज उपचार क्यों महत्वपूर्ण है। धान की फसल की हम लगातार बात कर रहे हैं, खरपतवार का भी यहाँ जिक्र हुआ, लेकिन महत्व की अगर बात की जाती है या क्यों ज़रूरी हो जाता है, बीज उपचार के बारे में आपसे हम जानना चाह रहे हैं। क्या महत्व है बीज उपचार का, खासतौर से धान की फसल में। हाथ धीरे धीरे से यहाँ पर जो देखिए जो पहली पंक्ति में है उनके हाथ ज़रूर उठ रहे हैं। बीच में मैं सोच रहा था कि शायद जो हाथ हैं वो कुछ उठते नजर आएंगे, लेकिन कोशिश हम करते हैं, जो हमारे किसान हैं उनके पास चलते हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उनके पास कितनी जानकारी है बीज उपचार यानी सीड ट्रीटमेंट, जो बीज को उपचारित किया जाता है जिससे वहाँ पर जो फसल है हमारी उसको कुछ फ़ायदा मिल सके। क्या वो फ़ायदे हैं, क्या बीज उपचार का महत्व है, ये हम जानने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ, अपना नाम हमें बता दीजिए। जगबीर सिंह जी। जी जगबीर जी, बीज उपचार का क्या महत्व, आपको क्यों ज़रूरी होता है जब हम बीज उपचार की बात करते हैं धान की फसल में खास तौर से। देखो ये अपना धान जो फसल है जी उन्हें साफ सुथरा करके बढ़िया दवाई ला के उसी वो करो जी, फसल ਨਾਲ ਪੌਂਦ ਬੀਜਦੇ ਜਦੋਂ ਵਧੀਆ पैदावार होती है ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ पैदावार अच्छी होती है इससे। हाँ जी अच्छी होती है अगर बीज उपचारित हम करते हैं। हाँ जी। और क्या फ़ायदा आपको लगता है इससे हो सकता है हमें। वो तो वैसे इतनी जानकारी नहीं घट्टो कर दे। चलिए हाँ जी, बैठ सकते हैं आप, बहुत अच्छी बात है। देखिए इन्होंने जो इनके पास जानकारी थी वो तो हमें दी, साथ ही कहा कि और जो जानकारी है वो हमें नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे जो हमारे विशेषज्ञ हैं इस जानकारी को ज़रूर आगे बढ़ाएं, उनको हमारे जो किसान हैं उनको यहाँ बताएं। फिलहाल आगे जो है एक हाथ उठता हमें नज़र आ रहा है, इनके पास चलते हैं, इनसे जानने की हम कोशिश कर लेते हैं। बीज उपचार की हम बात कर रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण है, क्या महत्व बीज उपचार का। मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएँ, तो नाम हमें बता दीजिए। मेरा नाम सुखविंदर सिधानी है जी। जो आपका सवाल है बीज उपचार का, उसके संबंध में जो मेरा नज़रिया है वो ये है भी बीज के अंदर कुछ ऐसे बीज होते हैं जो अगर हम मेडिकल लैंग्वेज में बोलें बीमार होते हैं। उपचार का मतलब होता है भी वो बीमार बीज का इलाज किया जाए। तो उसके लिए दो तरह के तरीके होते हैं। एक तो जो केमिकल तरीका है, केमिकल में कुछ मेडिसिन आती हैं उससे उसको लगाया जाता है भी ताकि जब वो उगे उसको बीमारी ना लगे। उपचार का यही मतलब होता है। तो एक जो तरीका हमने अपनाया था वो एक घर पे जो चीज़ें होती हैं, गोबर हो गया, उसको एक पानी में घोल बना लो, तो उसको मिला के हमने उसकी रुपाई की थी, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। और इससे हाँ जैविक तरीका, इससे लागत भी नहीं बढ़ती है और रिजल्ट भी अच्छा आता है। चलिए बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। देखिए जो लागत है वो आपकी नहीं बढ़ेगी, परिणाम जो है वो काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो दो जवाब जो है हमें यहाँ पर मिले हैं। एक और हाथ जो है उठता नज़र आ रहा है, कोशिश वो लगातार कर रहे हैं कि जो उनका जवाब है वो भी किसी तरह हमारे विशेषज्ञ तक पहुँचे और वो भी किसान कप के हकदार बन सकें। इस बार क्या जवाब आता है उनके पास से और क्या ये किसान कप के हकदार बन पाएंगे नहीं, आइए जान लेते हैं। जी क्या बताना चाहेंगे, बीज उपचार क्यों महत्वपूर्ण है। मेरा नाम सुखविंदर सिंह है जी। बीज उपचार से एक तो झाड़ ज़्यादा मिलेगा जी, जो माड़ा बीज होगा वो निकल जाएगा जी। तो जितना बीज उपचार करके बीजेंगे हमको मुनाफा होगा। किस तरीके से जो मुनाफा बढ़ जाता है अगर हम बीज उपचारित कर लेते हैं। जो माड़ा बीज वो निकल जाता है जी, तो जो अच्छा बीज होता है रह जाता है जी। तो अपना मतलब बीज साफ करके बीजेंगे झाड़ सानू मुनाफा ज़्यादा ही मिलूगा जी, फसल चंगी होगी। फसल हाँ जी, फसल जेडे माड़े बीज सारे निकल जाते हैं, चंगे चंगे बीज रह जाते हैं सारे। चलिए कुछ और बताना चाहेंगे, किसी तरह की रोग बीमारी से भी कुछ बचते हैं। बीमारी से भी रहत होता है जी, अच्छा बीज होगा तो बीमारी से भी रहत होगा। अच्छा बीज होगा बीमारी से बचा रहेगा।
चलिए बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। देखिए सुखविंदर जी जो हैं लगातार हमारे सवालों के जवाब दे रहे हैं, और आमतौर पर जब हम कह सकते हैं जो किसान है वो जवाब देते हैं, जो पीछे किसान होते हैं उम्मीद ये की जाती है शायद पीछे से हाथ नहीं उठेगा, लेकिन हर सवाल पर हम कह सकते हैं डॉक्टर साहब यहाँ भी पीछे से लगातार जो हाथ है वो उठाया गया। फिलहाल जो सवाल हमने पूछा कि बीज उपचार का जो क्या महत्व है किसानों की अगर बात की जाए, जो उनका नज़रिया है उसको परखने की अगर हम आपसे बात करते हैं, कितना सही जानकारी यहाँ पर बीज उपचार के बारे में किसानों को? देखिए, जब लास्ट में किसान सरदार जी ने जवाब दिया है, मेरे नज़रिए से उनका जवाब सरल भाषा में काफ़ी सटीक है, जो आखिर में हमें जवाब मिला है। चलिए जोरदार तालियां बजा दीजिए सुखविंदर जी के लिए। मैं चाहूँगा सुखविंदर जी आप आ जाएं हमारे पास आगे। सुखविंदर जी सोच में है कि वाकई इस बार जो मेरा जवाब है वो किसान का आपका हकदार बन चुका है या नहीं। जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए आप सभी। बहुत बहुत बधाई आपको सुखविंदर जी। चलिए बैठ सकते हैं आप अपने स्थान पर जाकर। यहाँ डॉक्टर साहब आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि किसान का एक अलग नज़रिया है हर एक किसान का बीज उपचार को लेकर, लेकिन अगर हम वैज्ञानिक पहलू पर गौर करें, कितना महत्वपूर्ण है और क्या महत्व बीज उपचार का हर एक फसल के लिए और खासतौर से धान के लिए भी? देखिए, जैसे सुखविंदर जी ने बताया था कि माड़ा बीज इसमें से निकल जाता है, जैसे आप बता रहे थे कि हमने गोबर से इसका उपचार किया है, जैविक उपचार किया है। बीमार बीज को हम खेत के अंदर नहीं जाने देते हैं, बीमार बीज को खेत से बाहर रखते हैं। जो स्वस्थ बीज है उसमें दवाई लगा के उसको ट्रांसप्लांटिंग कराते हैं, ताकि उसमें आगे आने वाले समय में बीमारियां ना लगे। बीज उपचार का महत्व इसलिए है कि जो भी बीज जनित बीमारियां हैं, जो जड़ों से बीमारियां चलती हैं, वो जब फसल पकने पर आएगी तो वो बीमारियों की रोकथाम हमारे बीज उपचार से ही हो जाती है। तो हमें अपने खेत में स्वस्थ बीज को लेके जाना है, और उसमें बीज उपचार करने के बाद जब हम उसको प्यूरिफाई कराएंगे तो काफ़ी सारी बीमारियां हैं जो हमारे खेत में आएंगी नहीं, क्योंकि एक बार खेत में बीमारी आ गई तो उसको काबू करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। रही बात बीज उपचार की, तो बहुत सरल सा बीज उपचार है। 1 किलो नमक और 10 लीटर पानी, 1 किलो नमक और 10 लीटर पानी का घोल बना लीजिए। उस घोल में 2-3 किलो बीज, जितना भी आपने अपने खेत के लिए बीज चुना है, 2-3 किलो बीज उस नमक के घोल में आप घुमाइए, एक जोरदार छड़ी से तेज घुमा दीजिए, और जो बीज ऊपर आ गया है वो बीज बीमार है, उस बीज को हमने खेत में नहीं ले जाने देना है। उस बीज को आपने एक खड्डा दबा के उसको वहीं पर दबा देना है। उस बीज का घोल भी आपने खेत में नहीं जाने देना है। आमतौर पर जैसे आपने अपने ट्यूबवेल पे बीज उपचार किया और वो पानी जो है उस आपके नाले में ही डाल दिया, तो वो बीज जो बीमार बीज है वो खेत में पहुंच जाएगा, और वो ही बीमारियों का कारण आगे जाके बनते हैं। तो 10 लीटर पानी में 1 किलो नमक डालने के बाद जो हम बीज उपचार करेंगे, इसको फिर आपने 5-6 बार साफ पानी से धो लेना है। उस धुले हुए बीज में आपने 1 ग्राम कार्बेंडिजम या फिर 2.5 ग्राम पोसामाइसिन के नाम से एक दवाई आती है, उससे उपचार करके 24 से 36 घंटे तक भिगो कर रखना है जी। तो ये जो बीज उपचार है, इसके बाद जो आपका जब अंकुरण इसमें फुटाव हो जाएगा, उसके बाद आपने ट्रांसप्लांटिंग करनी है, उसके बाद उसको नर्सरी में लेके जाना है जी। इससे भी बीमारी को बचाव होगा। चलिए बिल्कुल, इससे भी देखिए जो बीमारी है उसका बचाव होता है। इस बारे में लगातार हमारे जो देखिए जो विशेषज्ञ हैं वो आपको जानकारी दे रहे हैं। अगला सवाल मेरा इसी से लगभग कुछ संबंधित है। धान की फसल में लगने वाले प्रमुख रोग या बीमारी की हम बात करते हैं तो कौन सी प्रमुख बीमारियां और कौन से कीट इस फसल में लगते हैं? हाथ आप अपना ऊपर उठा सकते हैं, क्योंकि एक समस्या किसानों के लिए बन जाती है कि कौन सा रोग जो है वो लग जाता है। बीमारियां कई तरह की आ जाती हैं, कीट कई तरह के लग जाते हैं। आप में से कौन जवाब देना चाहेगा इस सवाल का? कौन से प्रमुख रोग और कीट बीमारियां जो हैं वो हमारी फसल में लगते हैं? देखिए लगातार जो हमारे सवालों के जवाब दे रहे हैं वो भी किसान हैं, कुछ शांत बैठे हैं, जानकारी उनके पास ज़रूर है, उनको थोड़ा सा हम टटोलने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं, कितनी जानकारी उनके पास है या जानकारी अगर नहीं है तो इसकी क्या वजह है। फिर मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएँ। प्रगट सिंह चूड़पुर जी, धान की फसल में आपको पता है कौन से बीमारी या? हाँ, 2-3 आती हैं जी, पंजाबी में कह देते हैं पत्ता लपेट कह देते हैं जी। नहीं, हिंदी में पत्ता लपेटी है। हाँ जी पंजाबी चलती है जी। ऐसी 2-3 आती हैं बीमारियाँ जी। ऐसी एक बीमारी आपने बताई है बस अभी तक, ऐसी 2-3 और कौन सी हैं? कुछ नाम सुने होंगे जिनके? हाँ जी, पत्ता लपेट हो गया जी, और याद जरूर आ रहा होगा, आपके जहन में जरूर चल रहा होगा, लेकिन नाम याद नहीं आ पा रहा होगा शायद। हाँ जी। चलिए बिल्कुल, एक फिलहाल इन्होंने ज़रूर हमें बताया। और देखिए होता यही है कि जो लक्षण हैं वो कभी कभी हमारे ध्यान में रहते हैं, उनकी बात हम कर लेते हैं, लेकिन और कैसे जो ज़्यादा जानकारी है उसका हमें ख्याल रखना होगा, ये हम जान लेते हैं। मैं चाहूँगा आप हमें बताएं इस बारे में। हाँ जी, मैं रमेश चौहान मगावाड़ी से जी। जो धान में कीट की बात है जी, तो रोग अलग चीज है और कीट अलग चीज है। आपने दोनों सवाल इकट्ठे पूछ लिए कि रोग कितने हैं और कीट कितने हैं, तो रोग नहीं, आपने कीट का कहा है तो मैं कीट का ही जवाब दूंगा, क्योंकि सबसे पहले जो धान की रुपाई के बाद हमारे जो कीट आते हैं वो सबसे पहले पत्ता लपेट है। पत्ता लपेट आने के बाद जब
धान के जो पौधा है उसमें मिठास पैदा हो जाती है, तो उसके बाद अगर मानसून रूठ जाए, जो स्थिति आज है, उसके बाद में हमारी गोब की सुंडी जी, ये दो मैन हैं जो हमें शुरू में तंग करते हैं। उसके बाद जैसे जैसे पीक में चला जाता है, धान पकने पे आ जाएगा, तो गोब की सुंडी एक बार जब बल्ली निकलती है उस वक्त दोबारा अटैक करती है ये। और एक इसमें जो मैन है जो पिछले 3-4 साल से ज्यादा लग रहा है, वो कीट है चेपा ऊपर, जो ब्लैक भी है और ब्राउन भी है, ये हमें ज्यादा तंग कर रहे हैं। और इससे ज्यादा कोई इतना जो कीट है जैसे दीमक वगैरह हमारे इस बेल्ट में नहीं है, ये हम इतना इफेक्ट नहीं डालते। ये 3 प्रमुख कीट ये हैं। 3 ज्यादा मैन इनसे नुकसान में ज्यादा, इनसे नुकसान ज्यादा हो रहा है। चलिए बैठ सकते हैं आप। तो देखिए नुकसान जो है वो इनसे ज़्यादा हो रहा है। प्रमुख कीट की यहाँ हमारे जो किसान है वो हमें बता रहे हैं। हालांकि बीमारी के बारे में भी हम जानना चाह रहे थे। कई तरह के रोग और बीमारी हैं, उनसे भी हमारी जो फसल है वो प्रभावित होती है, उत्पादन हमारा प्रभावित होता है। लेकिन कीटों की भी अगर बात की जाए, किस तरीके से कीट नियंत्रण हम कर सकते हैं, ये नहीं कि सिर्फ जो कीटनाशी है उसका इस्तेमाल कर दिया जाए, लेकिन और भी जानकारी होना बेहद ज़रूरी। आप में से कोई बताना चाहेगा हमें? देखिए जो फिलहाल जो गर्दन है वो नाम है ज़रूर हिल चुकी है, एक हाथ उठाए यहाँ पर जी। मेरा नाम अमरीक सिंह, पिंड शक्करपुराई जी। जैसे उन्हें मेरा गोब का ही आता है, ब्लास्ट भी आ जाता है, काफ़ी रोग आते हैं जी। तो ये 2 हो गए, और इसके बारे में कुछ और बताना चाहेंगे जो बीमारी है, रोग या कीट आपको पता हो? चेपा आ जाता है बाद में जी, और खेड़ा रोग आ जाता है। खेड़ा रोग आता है जी। क्या लक्षण किस तरह के दिखाई देते हैं इस दौरान? खेड़ा रोग जाता है, पौधा सूख जाता है, सूखने लगता है, सूखने लग जाता है जी। तो इसकी रोकथाम के लिए भी आप खुद से कुछ इलाज करते हैं या जो डॉक्टर हैं, कृषि वैज्ञानिक, उनसे सलाह लेते हैं? कुछ आप भी पता लग जाता है खेड़ा या जी। चलिए बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। तो देखिए कोशिश यही की जाती है जो समस्या है उसका जितनी जल्दी निदान हो जाए या समाधान हो सके, इस दिशा में हमारे जो किसान भाई हैं वो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हम भी आगे बढ़ते हैं, हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनसे हम जान लेते हैं। डॉक्टर साहब 2 से 3 जवाब हमें यहाँ पर मिले हैं, क्या बताना चाहेंगे? कोई ऐसा सटीक जवाब जो इस बार हमारे किसान कप का हकदार बन सकता है? रमेश चौहान ने बिल्कुल सटीक जवाब दिया है जी। धान में मुख्यतः 3 प्रकार के कीट लगते हैं। पहले तो पत्ता लपेट की बात है जी। पत्ता लपेट वो सुंडी है, वो एक चुस्त सुंडी है, हरे रंग की होती है। वो पत्ते को अपने लपेट लेती है, पत्ते में लिपट जाती है और धीरे धीरे क्या करती है, वो पत्ते को खाती है जी। इससे बढ़वार में भी रुकावट आती है, बढ़वार हो नहीं पाती है और फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है जी। इसके कंट्रोल के लिए, पत्ता लपेट के लिए आप क्यूनोलफॉस नाम की दवाई है और 400 ml दवाई आप 200 लीटर पानी के अंदर आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। अगर किसान भाई 1 रुपया भी ना लगाना चाहे तो एक साधारण सा तरीका अपनाकर इसको कंट्रोल में कर सकता है जी। वो क्या है कि एक किसान तो रस्सी लेकर एक सिरे से और दूसरा किसान दूसरे सिरे पे खड़ा हो जाए, और जैसे ही ये आगे चलेगा पत्ता लपेट सुंडी गिरती रहती है और मर जाती है जी। तो एक तो ये हो गया जी। दूसरा इन्होंने बताया कि एक हुपर आ जाता है। हुपर जब आता है ये एक सफ़ेद रंग का होता है जी, मटमैला सा, बाद में ये भूरे रंग का हो जाता है और इसकी पहचान ये है जो इसका वेस्क होता है ना, जो तितली होती है इसकी, उसमें धारियाँ होती हैं जी। इसकी ये मेन पहचान है। ये क्या करते हैं, जो तने का रस है, तने के निचले भाग का रस, उसको चूसता है और धीरे धीरे बढ़वार जो पौधा है वो पीला हो जाता है, उसकी बढ़वार रुक जाती है और ये भी काफ़ी हानिकारक कीट है धान की फसल के अंदर जी। और इसके कंट्रोल के लिए आप 330 ml ब्रूफोफेंजिन है उस दवाई का आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब जब कीटनाशी का इस्तेमाल करते हैं कुछ और सावधानी हमें अपनानी चाहिए? कीटनाशक का जैसे एक डाइक्लोरोवास है 125 ग्राम जब इसके अंदर इस्तेमाल होती है, अगर वो क्या करती है गैस छोड़ती है, तो सावधानी ये रखनी चाहिए कि एक तो सुबह जो भी स्प्रे करे किसान किसी भी फसल में करे, एक तो सुबह के वक्त करे और दूसरा शाम के वक्त, और जिस समय हवा चल रही होती है उस समय किसी भी किसान ने स्प्रे करने की कोई ज़रूरत नहीं है जी। और किसान जो कई बार दस्ताने नहीं पहनता, कई बार बूट नहीं पहनता और चश्मा नहीं लगाता, कई बार आंखों के अंदर जलन हो जाती है, कुछ ऐसे हानिकारक कीट है, हानिकारक ये अपने दवाइयाँ हैं जिससे शरीर को लॉस होती है, खारिश हो जाती है। इसलिए किसान अगर अपने शरीर को ढक के अच्छी तरीके से इनका इस्तेमाल करता है, ये सावधानियां रखने वाली बात है। इन सावधानियों का अगर ध्यान रखे तो किसान बच सकता है। और जैसे मैंने बताया कि डाइक्लोरोवास वो गैस छोड़ता है, तो जितनी जल्दी हो सके आप उस डाइक्लोरोवास का करने के बाद आप
खेत से बाहर हो जाए। जैसा कि जो जवाब हमें यहाँ हमारे विशेषज्ञ जो हैं उनके अनुसार जो रमेश जी हैं वो बनते हैं हमारे किसान के हकदार। मैं चाहूँगा जोरदार तालियां इनके लिए आप बजा दीजिए सभी पहले। बहुत बहुत बधाई रमेश जी, बहुत देर से निहार रहे थे कि आखिर नंबर कब आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो चर्चा है वो हमारे किसान जो हैं वैज्ञानिकों के साथ कर रहे थे। लेकिन फिलहाल ये जो सवाल था इसका जवाब तो पूरा हुआ। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल मेरा आप सभी से यहाँ पर, क्योंकि धान की हम बात कर रहे हैं, धान की फसल में अवशेष प्रबंधन अपनाना क्यों ज़रूरी है? कोशिश हम कर रहे थे, कुछ यहाँ पर जो युवा भी हैं लगातार देखिए जो अनुभवी किसान हैं वो तो जवाब दे ही रहे हैं, लेकिन जब बात आती है फसल अवशेष प्रबंधन की, कितना महत्वपूर्ण है और किस तरीके से जो हमारे अनुभवी किसान हैं वो इसको समझते हैं, ये हम जान लेते हैं। पीछे का यहाँ रुक करेंगे, क्या जवाब उनके पास से हमें मिलकर आता है और किस तरीके से पहले जो कोशिशें की जाती थी, आज के समय में हम कहते हैं बेहद ही ज़रूरी है कि आप फसल अवशेष प्रबंधन अपनाएं। पहले समय में क्या कुछ होता था, उनका अनुभव क्या है, ये भी यहाँ टटोल लेते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ। जी हरबंस सिंह जी, गांव में उन खुर्द जी, कितना महत्वपूर्ण है और क्यों जरूरी फसल अवशेष? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। जो अवशेष हम जला देते हैं इससे जहरीले पदार्थ बनते हैं, जो वातावरण आज खराब हो रहा है ये इसी की वजह से हो रहा है। धान और गेहूं जलाया जा रहा है और जो उर्वरक क्षमता है, उर्वरता, वो जमीन की खत्म होती है। जबकि हम अवशेष अगर जमीन में दबा दें तो वो खाद का काम करते हैं। हम 5-6 साल से जो है खेत में मिला रहे हैं जी। पहले, लेकिन इससे पहले की अगर हम बात करते हैं, पहले से धान की खेती की जाती थी, क्या तब भी कुछ ऐसी समस्या आती थी? जो अगर आप पुराने समय की बात करें तो उस टाइम क्या होता था, धान इतना नहीं होता था, तो उस वक्त हाथ से कटाई करके हाथ से झाड़ दिए जाते थे जी। तो कुछ तो जानवरों के लिए रख देते थे, कुछ खाली जमीन वहां फेंक देते थे। जैसे जैसे ये बढ़ता गया, कंबाइन आ गई, तो अवशेष की समस्या बढ़ती गई जी। हाँ जी, यानी फायदा हुआ लेकिन नुकसान भी हम मान सकते हैं यांत्रिकरण से। ये जी धान नुकसान तो लेके ही आया है। अगर फायदा किया किसान का, बहुत फायदा किया है, उतने ही साथ में नुकसान, जैसे जल अब हमारा नीचे चला गया है। और जो ये जिन दिनों में आग लगाई जाती है जी, किसान भाई खुद देख सकते हैं कि कितना हमारा सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, वातावरण खराब होता है। जो बीमार आदमी है, जैसे कोई दमे का मरीज है या बुजुर्ग है, उसके लिए तो ऐसा है कि मौत तक भी बात पहुंच जाती है जी। इसलिए महत्वपूर्ण हम मान सकते हैं जो अवशेष प्रबंधन है वो जरूरी है। हाँ, जरूरी है। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बेहद ही अच्छा अनुभव जो है इन्होंने वो हमारे साथ साझा किया कि पहले किस तरीके से होता था और कितना नुकसान देखिए इससे अब आज के समय में हो रहा है। और बड़ी दूर तक, जैसा उन्होंने कहा कि जो कुछ हम मान सकते हैं जिनको इससे एलर्जी भी हो जाती है कभी कभी, जो मरीज़ व्यक्ति है उसकी कभी कभी मृत्यु भी हो सकती है अगर बड़े पैमाने पर अगर खासतौर से देखा जाए। श्वास संबंधी जो बीमारियाँ हैं वो किसानों को लग जाती हैं, जिसका परिणाम बेहद घातक हो सकते हैं। कुछ यहाँ जो किसान हैं इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं। जी, मेरा नाम अर्जुन सिंह, गांव शक्करपुरा से। जी, अर्जुन जी जानना चाहेंगे, क्योंकि अब अर्जुन का नाम आते ही ऐसा लगता है कि जो पूरा निशाना है, जो लक्ष्य है वो बिल्कुल साध लिया है। लेकिन फसल अवशेष प्रबंधन की जब हम बात करते हैं, आपको लगता है जो किसान है इस बारे में जागरूक हो रहे हैं? बिल्कुल जी, हमारे एरिया में तो बिल्कुल हो रहे हैं। क्या फ़ायदा आपको लगता है? फायदा इसमें ये है, ये ज़मीन में ताकत बढ़ती है और अब से जलाते हैं तो प्रदूषण नहीं फैलता जी। बहुत और भी फायदे होते हैं इसके। और भी फायदे होते हैं। चलिए बैठ सकते हैं। फिलहाल आप देखिए, जैसे हमने कहा था, नाम इनका अर्जुन है, लक्ष्य साधा हुआ है, जवाब इनके पास था लेकिन हाथ जो है वो उन्होंने उठाया नहीं। जवाब हमें बहरहाल यहाँ ज़रूर मिला। और आगे भी कुछ हमारे जो किसान हैं वो अपने हाथ उठा रहे हैं, उनसे भी हम यहाँ जवाब ले लेते हैं, क्या जवाब उनके पास निकल कर आता है और क्या इनका जवाब इन्हें किसान कब का हकदार बना सकता है या नहीं। फिलहाल यहाँ जो किसान है इनसे हम जान लेते हैं। जी, जो अवशेष प्रबंधन की बात आपने पूछी है, जो धान की बात है, धान का जो हम फूस जलाते हैं उससे काफ़ी सारे नुकसान हैं। एक तो जो अवशेष है वो एक खाद का रूप है, उसको भी हम खराब करते हैं। यानी जो फ्री में हमें खाद मिलती थी उसको हम जला देते हैं और जलाने से एक प्रदूषण फैलता है। दूसरा नुकसान है प्रदूषण फैलता है। किसान तो उस प्रदूषण को बर्दाश्त करेगा क्योंकि वो उसको क्रिएट कर रहा है। समाज के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो किसान नहीं हैं, दुकानदार हैं, उनको उसका हर्जाना मतलब ज़बरदस्ती भुगतना पड़ता है। उनका जो लॉस होता है उसकी भरपाई कहीं नहीं होती है जी। फिर ज़मीन के अंदर फसल उगने लायक वही ज़मीन होती है जहाँ पे बैक्टीरिया होता है। जहाँ बैक्टीरिया नहीं होता वहाँ वो बंजर ज़मीन होती है जी, तो वो बैक्टीरिया का भी नुकसान होता है। तीसरी बात है जो पानी है, जब आप आग लगाओगे तो कुछ पानी बाष्पीकरण के द्वारा खत्म होता है जी। चलिए, बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। जवाब आपका काफ़ी लंबा और हमारे जो विशेषज्ञ हैं उन्हें क्या मदद मिलती है आपके जवाब से, ये हम यहाँ उनसे जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, 3 जवाब हमें यहाँ मिले हैं। फसल अवशेष प्रबंधन हमने पूछा था कितना महत्वपूर्ण है धान के लिए। फिलहाल जो 3 जवाब मिले इनमें कौन आपको लगता है किसान कब का हकदार?
इसका हकदार सुखविंदर जी हैं। इन्होंने बहुत विस्तार से बताया कि इसके क्या क्या नुकसान है और कैसे कैसे अपना नुकसान होते हैं जी। इसमें इन्होंने जो सबसे मेन बात बताई है भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ख़त्म होते हैं, इससे क्या है जीवाणु हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे जीव अपने को ऐसे नंगी आँख से नहीं दिखते, वो धरती के अंदर हैं, वो अपने जो प्रोसेस ज़मीन में करते हैं, जो गड़ाते सड़ाते हैं अपने जो भी अवशेष होते हैं जी। तो उससे क्या है अपनी उर्वरा शक्ति जो है बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है और जो हार्ड लेयर बन रही है, हार्ड मीन जो सख्त ज़मीन जो है सख्त होती जा रही है इससे जी। तो इससे पराली प्रबंधन से जो हवा का पोल्यूशन है वो तो है ही है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना ऑर्गेनिक मैटर है वो और कम होता जा रहा है इससे। इसलिए जो है सुखविंदर जी का जो आंसर है वो ठीक जवाब दिया है इन्होंने। चलिए, बिल्कुल हमारे विशेषज्ञ का मानना है जो सुखविंदर जी ने जवाब दिया वो सही जवाब। सुखविंदर जी मैं चाहूंगा आप आ जाएं हमारे पास आगे, क्योंकि ये बन चुके हैं हमारे किसान कप के हकदार। जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए। बैठ सकते हैं आप। देखिए, जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनका मानना यही कि ये जो जवाब है ये बिल्कुल सही जवाब। कभी कभी जो हमारे दर्शक हैं, जो किसान, उन्हें लगता हो कि शायद हमने भी सही जवाब दिया था, लेकिन जो विशेषज्ञ हैं वो लगातार परखते हैं जो जवाब है वो कैसा दिया गया है और इसका कितना असर हमारे जो किसान हैं उन पर हो सकेगा। फिलहाल किसान प्रश्न मंच में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आप पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत किसान प्रश्न मंच में। आज लगातार हम बात कर रहे हैं धान की उन्नत खेती की। अच्छी पैदावार हमें मिलती है, लेकिन उसके बाद जो समस्या आती है वो होती है हमारी फसल अवशेष की, जिसके बारे में हमारे किसान जो है उन्होंने थोड़ी बहुत जानकारी हमें दी कि कितना फ़ायदा जो है वो हमें होता है अगर हम फसल अवशेष प्रबंधन अपनाएं, या ये हमें अपनाना क्यों ज़रूरी है। मेरा जो अगला सवाल है इसी से संबंधित है। फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कौन कौन से यंत्र हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं? लगातार देखिए जो बढ़ावा है सरकार भी यही दे रही है, जो किसान है उनको जानकारी भी है। इस बार कई सारे हाथ जो हैं वो यहाँ उठते नजर आ रहे हैं। कोशिश हम करेंगे कि जो किसान हैं उनसे जानकारी लें, और जिन किसानों ने हाथ ऊपर नहीं उठाए हैं कभी कभी उनका भी हम रुख कर लेते हैं, लेकिन इस बार जो नए हाथ उठे हुए मेरे को नजर आए हैं उनसे हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। फसल अवशेष प्रबंधन के लिए जो यंत्र हैं वो कौन कौन से हैं जिनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर एक जो किसान है वो मौजूद है, मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएं, अपना नाम हमें बता दीजिए। वकील सिंह जी। जी, मेरा गांव सिधानी है जी। जी वकील सिंह जी, कौन कौन से यंत्र हैं जिनके जरिए हम फसल अवशेष प्रबंधन कर सकते हैं? स्टार्टिंग में तो अगर जी कंबाइन के साथ SMS लगाया हो वो बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका जी। उसके बाद उसमें जो अपना ये हैप्पी सीडर है उसके साथ बिजाई कर दें जी, बहुत एक नंबर का रिजल्ट है। और सीधे रोटावेटर से ये अपना जो हैप्पी सीडर है इससे भी कर देते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी दिक्कत आती है जी। इसके अंदर जो फूस है इकट्ठा हो जाता है और बहुत ज़्यादा फूस बन जाता है वो। अच्छा, एक जी मल्चिंग वाली मशीन है, पहले मल्चर को मारकर फिर ललेस के साथ अपना हैप्पी सीडर है इसके साथ बिजाई करते हैं। तो बिल्कुल आप इस बात की वकालत करते हैं, यानी फसल अवशेष प्रबंधन हमें अपनाना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, चलिए बैठ सकते हैं आप। वकील सिंह जी ने इस बात की देखिए खुले तौर पर वकालत की है कि भाई फसल अवशेष प्रबंधन जो है वो तो हमें अपनाना ही चाहिए। अलग अलग जो यंत्र हैं उनकी जानकारी भी इनको है। पीछे से हाथ जो है वो यहाँ पर खड़े किए गए थे, इनसे भी हम जानकारी ले लेते हैं क्या कुछ जानकारी है जो बाकी किसान हैं हमारे। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ। नाम भूपेंद्र सिंह, पिंड चूड़पुर जी। फसल अवशेष प्रबंधन के बारे में जानना चाहेंगे, कौन से ऐसे यंत्र हैं या मशीन है जिसका इस्तेमाल किया जाता है जो पराली है हमारी उसके लिए? इसके लिए जी एक तो हैप्पी सीडर जी, मल्चर जी,
तो एक मशीन के साथ SMS लगा होना चाहिए जरूरी। ये ज़रूरी है। हाँ जी। चलिए बिल्कुल, देखिए जवाब आपके पास था, आपने हाथ नहीं उठाया लेकिन। हाँ जी। हैप्पी सीडर का नाम लिया इसलिए मुस्कुराहट जो है यानी हैप्पी हैप्पी ये नज़र आ रहे हैं, वह बैठ सकते हैं आप फिलहाल। और कोशिश देखिए सरकार भी यही कर रही है कि जो धान के किसान हैं वो खुश रह पाएँ। फसल अवशेष प्रबंधन जो है उसको अगर अपनाएंगे, किस तरह का जो फ़ायदा है वो यहाँ पर किसानों को मिल सकता है। फिलहाल कुछ और भी यहाँ पर किसान हैं, हम चाहेंगे अगर आप यहाँ खड़े हो जाएँ। जी, अपना नाम हमें बता दीजिए। सतनाम सिंह जी। जी सतनाम सिंह जी, कौन कौन से यंत्र हैं? जैसे कंबाइन के पीछे जो एप्लीकेटर लगता है वो जरूरी लगाना चाहिए। कंबाइन के पीछे? हाँ जी, हाँ जी जी। जो कटाई जैसे फूसे गिरता है उसकी कटाई गिरनी चाहिए दूर दूर तक जी। उसके बाद जीरो ड्रिल से भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी। जी। जैसे आप गांठ बंधन वाली मशीन आ रही है जी, गांठ भी बांध सकते हैं जी, वो ही आ रही है। जैसे हैप्पी सीडर से भी कर सकते हैं। जी। हाँ जी, हाँ जी। जी, ये तमाम यंत्र हो गए, लेकिन कभी कभी जो लोग हैं तकनीक अपना लेते हैं, सीधा आग के हवाले कर देते हैं, वो कितना सही? नहीं जी, वो तो गलत है जी। वो गलत है? हाँ जी, पक्की बात। हाँ जी, हाँ जी। चलिए बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। फिलहाल देखिए 3 जवाब जो हैं वो हमें यहाँ मिल चुके हैं, और जो किसान है वो खुद ये मानता है कि वाकई ये गलत है, और इस तरह की अगर कहीं पर किया जाता है तो उस पर लगातार जो सरकार है निगाह इस पर रहती है, नज़र रहती है, जुर्माना भी लगाया जाता है। और शायद जो किसान है उनको इस बात की हैरानी होती होगी जब जो पड़ोसी राज्य है वहाँ से भी इस बात की शिकायतें आती हैं कि यहाँ से जो पराली है वो जली है, हमें समस्या हो रही है, यानी तमाम जो मुसीबतें हैं उनका सामना करना पड़ता है। लेकिन जो किसान है उस क्षेत्र का, वो भी इस बात को समझता है, इसकी जो गहराई है, इस बात की जो गहनता है, इसके बारे में वो भी विचार करता है, गंभीर रहता है। लेकिन कोशिश यही कि किसी भी तरह जो फसल अवशेष प्रबंधन है उसको हम अपना सकें, और उसके लिए जो प्रमुख यंत्र हैं वो यहाँ पर हमें बताएं। मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब आप बताएं, जो यंत्र हमें बताए गए हैं, 3 जवाब मिले हैं, क्या इन 3 जवाब में कोई हमारे किसान का हकदार है? इसमें जो वकील सिंह ने बताया कि हैप्पी सीडर के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, क्योंकि इससे जो है सबसे कम खर्चे वाली मशीन जो है हैप्पी सीडर है। आज तक जो सबसे बढ़िया मशीन माने स्ट्रा मैनेजमेंट में, तो सबसे बढ़िया हैप्पी सीडर है। इसके लिए हमें कुछ सावधानियां करनी पड़ेंगी। सबसे पहले जो है SMS मशीन, जिस मशीन के ऊपर लगा है उसी से ही आपकी हार्वेस्टिंग करवाएं, कटवाई कराएं अपनी फसल की, क्योंकि जो ये पीछे कूड़ा फेंकती है वो SMS उसको टुकड़ों में बांट देता है और वो नीचे गिर जाते हैं, फिर वो जो है मशीन के अंदर नहीं फंसते आगे हैप्पी सीडर के अंदर। अगर अपन SMS नहीं लगाते तो उसमें ये दिक्कत आती है, हैप्पी सीडर को मुश्किल होती है उसमें बिजाई करने की। दूसरा, उसके बाद जो ध्यान रखने वाली बात है, ज़मीन बत्तर होनी चाहिए। सूखी ज़मीन में कई किसान भाइयों ने पीछे सूखी ज़मीन में जो है बिजाई कर दी जी, उसमें दिक्कत आती है, उसमें कुछ बीज जो उगने बिना रह जाता है। ये दो मेन बात है, SMS लगा होना जरूरी है जी। एक जो है अपना बत्तर जो है वो पूरी होनी चाहिए, बत्तर ज़मीन में ही बिजाई करें जी। और इससे जो है अपने को 3-4 और भी मुनाफे हैं। जैसे इसकी पराली सारी है वो खेत में ही रहती है, वो गलती है, उसमें जो नेक्स्ट ईयर अगले साल जो अपना धान बिजाई करेंगे वो साथ के साथ चलेगा जी। और मैं एक और किसान भाइयों को कहना चाहता हूँ कि जो शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी हैं जो कम समय लेती हैं वो उगाएं ज़्यादा से ज़्यादा जी, क्योंकि उसमें जो है एक तो पानी की बचत होती है जी, दूसरा उसका जो है पराली है वो कम होती है, वो इजीली हम उसको प्रबंधन कर सकते हैं। चलिए बिल्कुल, ये यानी ये बड़े फायदे हैं। पूसा 11-21 वैरायटी है, जैसे 1509 है, ये वैरायटियाँ अच्छी हैं। इसके बीच में हम मूंग की फसल भी ले सकते हैं, यानी ये तमाम वो किस्में जो कम अवधि में तैयार हो जाती हैं, जल्दी पक सकती हैं। चलिए बिल्कुल, देखिए इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए कि अगर हम फसल अवशेष प्रबंधन अपना तो रहे हैं, उसमें कौन कौन से यंत्र जो हैं इनका प्रयोग किया जाता है, उसके साथ साथ क्या फ़ायदा इससे हमारी जो अगली फसल है उसको हो सकता है। फिलहाल जो आपने हमें यहाँ जवाब दिया, यहाँ पर जो हमारे जवाब किसानों के जवाबों को परखा है, उसके अनुसार हमें अलग अलग जो जवाब मिले उनमें सबसे पहला जो जवाब मिला वकील सिंह जी का, वो बिल्कुल सही जवाब। मैं चाहूँगा जोरदार तालियां इनके लिए आप बजा दीजिए। बहुत बहुत बधाई आपको वकील सिंह जी, बैठ सकते हैं अपने स्थान पर। तो यहाँ देखिए कई सवाल जो हैं वो हमने यहाँ पर हमारे किसान भाइयों से पूछे, लेकिन अब ये जो
अगला सवाल है, ये मेरी तरफ से नहीं होगा, ये हमारे किसानों की तरफ से होगा। आप में से अगर कोई किसान हमारे विशेषज्ञ से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप अपना हाथ ऊपर उठा सकते हैं, आपके पास मैं पहुंच जाऊंगा। देखिए कई हाथ जो हैं वो उठे हुए यहाँ पर नजर आए हैं। सबसे पहले यहाँ बीच की पंक्ति से हम ले लेते हैं सवाल। जी, मैं चाहूँगा आप खड़े हो जाएं। क्या जानना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारा जो जीरी का एक इसके अंदर ये होता है, नदीन होता है, जैसे ये क्या कहते हैं उसको, ये जड़वा जिसके नीचे गंडी होती है जी, मोथरा होता है जी, तो उसको मारने का कोई ऐसा तरीका बताओ कि वो उसका समाधान हम कर सकें। उसने काफ़ी हमारे को परेशान किया हुआ है जी। महत्वपूर्ण सवाल है आपका। काफ़ी ये समस्या है किसानों के लिए जो आप बात बता रहे हैं। ये गांठ वाला डिल्ला बोलते हैं इसको। इसकी समस्या काफ़ी समय से है। आमतौर पर ये काफ़ी एरिया में कोई पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर ये ज़्यादा मार करता है। इसके लिए आप नोमनियो गोल्ड नाम से एक दवाई आती है। ये दवाई आपने अपनी नर्सरी में करनी है। नर्सरी में आमतौर पर खरपतवार नाशियों का इस्तेमाल किसान भाई नहीं करते हैं। यानी रोपाई से पहले इसको रोपाई से पहले जब आप नर्सरी अपने खेत में लगाएंगे, वो नर्सरी जो आप एक एरिया से अपने खेत में बिजाई रोपाई करने के लिए ले जा रहे हैं, वो खरपतवार रहित होनी चाहिए। यानी कि आपने एक 100 फीट के नाम से भी एक खरपतवार नाशी आती है, 60-600 ml की एक बोतल है। आपने 1 एकड़ के लिए जो पनीरी लगा रखी है, उस पनीरी में ही आप खरपतवार नाशी डालें। दूसरा, अगर आपके ये गांठ वाला डिल्ला बाद में भी आ गया है तो नोमनी गोल्ड बाई सोडियम के नाम से साल्ट आता है, और नोमनी गोल्ड और तारक के नाम से है जो काफ़ी प्रचलित है। ये 100 ml दवाई और 100 ग्राम एक साथी के नाम से भी दवाई है। ये दोनों दवाइयाँ मिलाकर अगर आप लोग इसमें स्प्रे करेंगे 200 लीटर पानी में जी, तो ये मिली जुली जितने भी खरपतवार है इन सब का आप इसमें नियंत्रण कर सकते हैं। चलिए, और यहाँ सवाल हम लेते हैं जल्दी से। पहले मैं कोशिश करूँगा 2 सवाल हम ले लें, फिर आपके पास पहुँचे। यहाँ से जो मुफी किसान हमारे, जी क्या जानना चाह रहे हैं आप? ये जो बाइंडर से गांठ बांध दी जाती है, सरकार को चाहिए इसका बिकने का इंतजाम किया जाए। जैसा कि HAU में वहाँ जो वक्ता आए थे देवव्रत जी, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर थे, उन्होंने कहा था कि सरकार की स्कीम है कि 2022 तक किसान की जो आमदनी दुगनी की जाए। तो हम जो अवशेष हैं, जैसे बताऊँ है उसके अवशेष हैं, उससे भी किसान को आमदनी हो, वो भी उसका बिके, यानी उपलब्धता इनकी हो सके। हाँ जी, और जो वनशटी है उससे भी किसान पैसा कमा सके। तो सबसे बड़ी समस्या इस एरिया में तो धान की है। ये जो हमारे बाइंडर है ना, हम गांठ बनवा लेते हैं, ये हमारा बिकने का प्रबंध होना चाहिए। ये सबसे बढ़िया अवशेष खत्म करने का एक तरीका है। चलिए, बिल्कुल, इनका सवाल हुआ। एक सवाल जो है वो हम आगे से यहाँ ले लेते हैं, जो हाथ उठाया गया था। क्या इनका सवाल है, और फिर रुक करेंगे हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनका, यानी जो हमारे विशेषज्ञ हैं। जी, क्या जानना चाह रहे हैं आप? जंतर की बात हुई थी। जंतर सभी किसानों ने लगभग 1-2 जंतर ही बताए, जैसे SMS, हैप्पी सीडर, और ज़्यादा फोकस उन्हीं बातों पर रह गया। हालांकि पराली प्रबंधन में 7-8 जंतर काम करते हैं। मान लो अगर तो हमारा जो सिस्टम है, अभी धान के बाद सीधी कणक की बिजाई करनी है, उसके लिए SMS और हैप्पी सीडर का कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट है जी। और अगर हमने सब्जी की खेती करनी है, जैसे आलू वगैरह या मटर की खेती करनी होती है, तो उसमें हमें खेत साफ सुथरा चाहिए थोड़ा, क्योंकि उसकी जुताई करनी पड़ती है। उसके लिए जो बेलर हो गया, ये भी एक बढ़िया साधन है। इससे पराली बाहर निकल जाती है गांठ बांधकर। आपको लगता है जो किसान है उनमें जागरूकता की कमी है, जो जानकारी है किसान तक नहीं पहुंच पाती है सारी? बिल्कुल जागरूकता की कमी है। जैसे अगर हम गेहूं के लिए भी ये माने भी जो बाइंडर है या बेलर है वो बढ़िया, तो मैं उसको बढ़िया नहीं मानूंगा, क्योंकि वो हमारे खेत से जो हमें कुदरती रूप से इतनी खाद मिलनी थी वो हम निकाल कर बाहर बेच देंगे। आखिर में वहाँ फैक्ट्री में जाकर भी उसने जलना या प्रदूषण करना है। अगर जागरूकता होगी तो अगर हमने सिर्फ गेहूं ही बोना है तो पराली को बाहर निकालने का कोई फायदा नहीं। उसको तो यानी जानकारी हमारे किसान को होनी चाहिए। बिल्कुल, इसमें काफी संस्थाएं भी लगी हुई हैं। चलिए, बिल्कुल। लेकिन कृषि विभाग की अगर बात की जाए, बैठ सकते हैं आप, किस तरीके से कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि जानकारी हो, और खासतौर से जो नई तकनीक की अगर बात करें डॉक्टर साहब, आधुनिक तकनीक जो लाई जा रही है, जो किसान थे इनसे पहले उन्होंने कहा कि उपलब्धता जो है जब तक किसान को नहीं हो पाएगी शायद उनका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। और जो अब सवाल किया गया कि जानकारी नहीं है, इसी का अभाव हम मान सकते हैं कि जो जानकारी है इसकी वजह से कम रह जाती है किसानों के पास। नहीं, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि जैसे किसान भाई कह रहे हैं जानकारी नहीं है। जानकारी
लेना और जानकारी देना दोनों ही पहलू है जी। आप अपने ऊपर लेके देखिए कि आपने जानकारी कितनी ली। बताने वाला एक है और सुनने वाले 50 हैं। आप भी ये बात कह दें कि मुझे जानकारी नहीं है, आपने जानकारी लेनी है। आपको कोई स्पेशल अपने अनुभव साझा करने के लिए नहीं आएगा, आपको जानकारी लेने के लिए खुद जाना पड़ेगा जी। ठीक है। दूसरी बात क्या है, सरकार की तरफ से पूरा प्रचार प्रसार इस CRM स्कीम का किया गया था। गाँव के स्तर पर हमने कैंप लगाए थे, गाँव में हमने वैनें चलवाई हैं, हर गांव में बैनर लगवाए हैं, पोस्टर बैनर लगवाए हैं। कैंप के जरिए जिला स्तर पर हमने कैंप लगाए हैं, गांव स्तर पर हमने कैंप लगाए हैं, खंड स्तर पर हमने कैंप लगाए हैं, लोगों को इकट्ठा किया है, लोगों के मोबाइल्स में हमने मैसेज भेज करके इसके लिए लोगों को जागरूक किया है। बिल्कुल, लेकिन आने वाले समय में और क्या कुछ किया जाएगा डॉक्टर साहब, जिससे ज़्यादा जानकारी जो है किसानों को मिल सके? देखिए, अभी हरियाणा सरकार की तरफ से हर गाँव में हमने मोबाइल वैन रथ हमारे पास पहुंच चुके हैं, जिनका हमने टूर प्रोग्राम गांव वाइज दे रखा है। वो गांव में जाकर उनको वीडियोस दिखाएंगे जी कि हमने जो हमारे सफल किसान हैं उनके इंटरव्यू लेके उनकी फिल्में बनाई हैं, उनके प्रयोग और उनके अनुभव को वीडियोग्राफी के जरिए किसानों के हर गांव में जाकर मुनादी कराकर हम लोगों वीडियो दिखाएंगे कि आग लगाने के क्या नुकसान है और इसके फसल अवशेष प्रबंधन के क्या क्या फ़ायदे हैं। जी। दूसरा, जो किसान भाई कह रहे थे कि हिसार यूनिवर्सिटी में वो गए थे और वो गांठ बनाने वाली मशीन की गांठों के खरीदने की बात कह रहे थे। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सरकार का जो लक्ष्य है, हमारा जो वैज्ञानिक पहलू है, वो ये नहीं है हमने उस पराली को खेत से बाहर नहीं जाने देना जी। आप कह रहे हैं कि आपके लिए ये पराली का जो प्रबंधन है ये बिकनी चाहिए, आपकी बनछटियाँ बिकनी चाहिए। हम लोग जो साइंटिफिक पहलू है वो कह रहा है कि ये जो फसल के अवशेष हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर ज़मीन का गिर गया है, जो आपके पराली जलाने से जो भूमि की उर्वरकता शक्ति जो कम हो गई है जी, हमने उसको बढ़ाना है। तो ये फसल अवशेष हमने बाहर नहीं जाने देने, इनको ज़मीन में दबाना है। ये आपको आगे आने वाले समय में बेनिफिट करेंगे, आपके ज़मीनी की जो उर्वरक शक्ति है उसको बढ़ाएंगे। रही बात ये प्लांट लगाने की, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2-3 ज़िले हैं जहाँ पर हमारे यहाँ पास में भुना है, उसमें भी एक प्लांट लगाने की तैयारी सरकार द्वारा की जा रही है। पानीपत में भी एक प्लांट लगाया जा रहा है। जब ये प्लांट लग जाएंगे तो ये आपकी जो पराली ये बिकनी भी शुरू हो जाएगी। चलिए, उम्मीद हम यही करते हैं कि तमाम जो किसानों की समस्याएं बनी हुई हैं उनका जल्द ही समाधान मिल पाएगा। साथ ही सरकार भी एक कदम जो है लगातार आगे बढ़ा रही है, कोशिश यही कर रही है कि साल 2022 तक किसानों की जो आमदनी है वो दोगुनी हो सके। लेकिन जो किसान जो उनके स्तर पर उन्हें समस्याएं नजर आती हैं उनका निदान होना भी ज़रूरी है। वो समाधान जब तक नहीं होगा, शायद जब तक किसान अपना एक कदम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। लेकिन जैसा कि जो हमारे आज विशेषज्ञ थे उन्होंने कहा कि खेत का अवशेष अगर खेत में ही रहेगा तो उसका फायदा और किसी को नहीं, किसान को मिल सकता है। जो मिट्टी की हमारी उपजाऊ क्षमता है वो अच्छी रहेगी और आगे तक हमारी जो फसलें हैं उनका अच्छा उत्पादन मिलेगा, जिससे हमारे किसानों की आमदनी बढ़ सकेगी। फिलहाल किसान प्रश्न मंच में वक्त हो चला आप सभी से विदा लेने का, लेकिन मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप शुक्रिया कहें हमारे आज के विशेषज्ञ को जिन्होंने लगातार जानकारी दी, और एक बार जोरदार तालियां इस गांव के लिए भी, आप सभी किसानों के लिए भी। तो देखिए, आज के कार्यक्रम में हमने जाना कि धान की जो उन्नत खेती है, उन्नत फसल जो है वो हम कैसे ले सकते हैं, और ना सिर्फ अच्छा उत्पादन लें बल्कि उसके बाद जो फसल अवशेष प्रबंधन है उस पर भी हमें और ज़्यादा ध्यान देना होगा, जिससे खेत का अवशेष खेत में ही रहे और हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी बरकरार रह सके। फिलहाल के लिए किसान प्रश्न मंच की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।